अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए और बीएच फिजिक्स 6 सेमेस्टर के लिए। अब तक हमने 7 लेक्चर लिए हैं इसके क्वांटम मैकेनिक्स 2 के। तो लास्ट जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 7 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वेरिएशनल मेथड का। वो हमने कंप्लीट नहीं किया था, उसे हाफ डिस्कस किया था। तो आज हम इसी वेरिएशनल मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इसका स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट किए थे और कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएशनल मेथड हमारे पास होता क्या है और वेरिएशनल मेथड की हमने बेसिक स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। वेरिएशनल मेथड में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसे हों जिनका जो हैमिल्टोनियन है वो नॉन भी हो, तो हम उसे परटर्बेशन थ्योरी से एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्लोजली नॉन नहीं होता। जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेट होती है उसके क्लोजली रिलेटेड नहीं होता। तो ऐसे मेथड को, ऐसे सिस्टम को हम सॉल्व नहीं कर सकते परटर्बेशन थ्योरी को यूज़ करते हुए। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हम वहाँ पर वेरिएशनल मेथड अप्लाई कर देते हैं। हमने इसके यूजेस देखे थे कि हम कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अपर बाउंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसकी स्टेटमेंट देखी थी कि जो वेरिएशनल मेथड है, जिसको हम कहते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर आप किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन ले रहे हैं, तो ये जो हैमिल्टोनियन होगा, अगर आप इसी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किसके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। जी एस का मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मैं इसे EGS को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने ये स्टेटमेंट देखी थी। फिर हमने ये जो हमने स्टेटमेंट देखी है, इसी स्टेटमेंट का हमने प्रूफ स्टार्ट किया हुआ था कि हम इसी स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सिस्टम लिया था, उसमें हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कंसीडर किया था, और इस तरह हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे थे। अपनी कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो EGS मैंने लिखा है, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू मैं इसे लूंगी अपनी कैलकुलेशन में, इसे मैं E1 का नाम लूंगी। मतलब E1 जहां पर भी आएगा आपको फॉरन माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि E1 मेरे पास क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। या तो मैं E1 का वर्ड यूज कर लूं या EGS का वर्ड यूज कर लूं, दोनों सेम होंगे मेरे पास। तो अपनी कैलकुलेशन हमने छोड़ी थी इक्वेशन नंबर 7 पर। इक्वेशन नंबर 7 से पहले हम जो हमने इससे पहले कैलकुलेशन की थी उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इक्वेशन नंबर 7 से आगे चलेंगे। हमने कैट की फॉर्म में जो हमारे पास ट्रायल फंक्शन था फाई, उसको फाइंड आउट किया था। अब हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास कैट की फॉर्म में भी है तो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमें कैट और ड्रॉ दोनों फंक्शन चाहिए होते हैं। तो मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने ब्रा की वैल्यू को भी उसी के अकॉर्डिंग ही सेट किया था कि अगर मैंने जो कैट लिया है वो ट्रायल वेव फंक्शन मेरे पास फाई है, तो मैं फाई का ही ब्रा ले लेती हूँ। मैंने इस तरीके से लिया था। तो वहां पर मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो AN से रिप्रेजेंट किया हुआ था। मैंने जस्ट डिफरेंस शो करने के लिए यहाँ पर M ले लिया है, N नहीं लिया। और जब हम ड्रॉ में कन्वर्ट करते हैं किसी भी फंक्शन को तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है, ये स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैट का साइन आ गया हमारे पास। अब हमने देखा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, सेम फंक्शन हो, और कैट और ड्रॉ में उन्हें लिखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, 1 की वैल्यू देते हैं। तो पीछे जो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं 5, 4 और 3, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखी थी इक्वेशन नंबर 1। तो जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इक्वेशन नंबर 6 में आप देखें दो समेशन है, एक M है और एक N है। N रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैट वाले वैल्यू को, और M रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रॉ वाली वैल्यू को। यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें था हमारे पास AM स्टार
और यहाँ पर कैट में ब्रा में साई एम। और जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो हमने कैलकुलेशन में की थी कैट में, उसमें हमारे पास ए एन था और साई एन था और समेशन था एन का। हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ले रहे थे, तो ये मैंने हैमिल्टोनियन यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू शो हो रही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एच साई है वो ई साई के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसे कैट में लिखूं तो ये हो जाएगा कि जो हैमिल्टोनियन कैट साई है वो इक्वल होता है एनर्जी कैट साई के। तो यहाँ तक इक्वेशन नंबर 7 तक हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कवर अप कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन अपनी करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 7 हमने फाइंड आउट की है उसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने इसको जस्ट रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख दिया है। यहाँ पर मैंने समेशन में m और n नहीं लिखे, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जहाँ पर मेंशन ना भी हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास m और n की वैल्यूज है, तो ये समेशन तक जो लिमिट अप्लाई होगी वो m और n की लिमिट अप्लाई होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि मैंने साई m और साई n को रीअरेंज करके अलग कर दिया है, मतलब एक कैट में और एक ब्रा में कर दिया है। और हैमिल्टोनियन था हमारे पास, तो हैमिल्टोनियन हमारा जो एच साई इज इक्वल टू ई साई के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पर ई एन की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर देखेंगे साई एम और साई एन अगेन सेम फंक्शन है, तो ये हमें 1 वैल्यू देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास, ये 1 वैल्यू कब देंगे। वहां पर हमने देखा था पीछे फाई और फाई, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी, एन एम नहीं था, तो इसने तो सेम हमें 1 ही वैल्यू दे दी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास लिमिट है, एम भी है और एन भी है। तो हम 1 कब पुट करेंगे इसे, जब m इक्वल होगा n के। सिर्फ उस सूरत में हम इसे 1 पुट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्रोनोको डेल्टा फंक्शन, उसमें भी आपने सेम यही पढ़ा है कि क्रोनोको डेल्टा फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब m इज इक्वल टू n हो, j इज इक्वल टू k हो, अदरवाइज वो हमें 0 वैल्यू देता है। सिमिलरली कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि m इज इक्वल टू n है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर m इज इक्वल टू n नहीं है तो यही फंक्शन हमें 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसे 0 पुट कर दूंगी, अगर मैं यहाँ पर अजम्पशन लगाऊं कि m इज इक्वल टू n नहीं है, तो क्या होगा कि ये वाला जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 8 में, ये वाला जो फंक्शन है ये 0 हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन 0 होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 0 से हो रहा है इसका, तो इसका मतलब है टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही 0 हो गई। तो हमें जो हमारी स्टेटमेंट है वेरिएशनल प्रिंसिपल की, वो हम प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर assumption लगाई कि जो m है वो इक्वल टू n है, ये वाली assumption मैंने पुट की। जब m इक्वल टू n है तो हमें मिलना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल, तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू में 1 पुट कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो मुझे मिल जाएगी समेशन, डबल समेशन आ जाएगा हमारे पास, ए एम ए एन और ई एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हम अज्यूम करेंगे कि m इज इक्वल टू n है, हम सेकेंड वाली ये वाली कंडीशन को अज्यूम नहीं करते। जैसे ही हमने ये असम्पशन अप्लाई की अपनी इक्वेशन नंबर 8 के ऊपर, तो मुझे मिल जाएगी ये इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 में देखें सारी वैल्यूज सेम है हमारे पास, जस्ट ये 1 आ गया। क्यों आया ये 1, हमने इसकी जगह पर ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली, इसकी जगह पर 1 पुट कर दिया असम्पशन लगाते हुए कि m इज इक्वल टू n के इक्वल है। तो अब हमें इक्वेशन नंबर 11 मिल गई, जिसमें हमें मिला समेशन m समेशन n a n स्टार a n और e n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई हो गया, हमें ये मैक्सिमम वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। तो हमें ये इक्वेशन नंबर 11 तक पता चल गया। अब हमें हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि m इज इक्वल टू n है। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 12 के इक्वल आ जाएगी, ये सेम है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने तो असम्पशन लगाई थी कि जो m है वो n के इक्वल है, तो जब m इक्वल है n के, तो यहाँ पर मुझे डबल समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने असम्पशन लगा दी कि m इक्वल है n के, तो इसका मतलब है समेशन m जो होगा वो समेशन n के ही इक्वल होगा। तो इसलिए या तो मैं समेशन m यूज कर लूँ या मैं समेशन n यूज कर लूँ, बात सेम है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जस्ट एक समेशन यूज किया और n का समेशन यूज कर लिया। दूसरा यहाँ पर क्या चेंजिंग की है मैंने, यहाँ पर a m स्टार था, अब हम assumption लगा रहे हैं कि m इज इक्वल टू n है,
तो अगर मैंने इस समेशन को n लिया है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर भी n पुट करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने ए एम स्टार को पुट कर दिया है, ए एन स्टार, और यहाँ पर आ गया ए एन। अब m कहाँ गया, क्योंकि m तो हमने कह दिया कि इक्वल है n के, तो या तो मैं m को लेकर चलूं या सिर्फ n को लेकर चलूं, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक को लेकर भी हम अगर चलेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेशन हमारी ठीक हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन 12 है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से ए एन और ए एन जब दोनों सेम हो गए तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे ए एन मॉड स्क्वायर। मॉड स्क्वायर का मतलब अगर आपके पास कॉन्जुगेट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें मिलेगा ई एन, मतलब ई एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमें इक्वेशन नंबर 13 मिल गई। हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमारे पास है वो हमने इक्वेशन नंबर 13 तक कैलकुलेट कर ली, जिसमें हमें मिला समेशन ए एन मॉड स्क्वायर ई एन। अब ये जो n है ये वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन, n नंबर तक वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसको इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 13 को 1 बाय 1 सॉल्व करूं, 1 के लिए पुट करूं, फिर 2 के लिए पुट करूं, फिर 3 के लिए पुट करूं, तो इस तरीके से मेरे पास एक पूरी सीरीज बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जब 1 पुट किया तो ये देखें ये आ जाएगा a1 मॉड स्क्वायर और ये आ जाएगा e1, मतलब इस n की जगह 1 पुट कर दें, इस n की जगह 1 पुट कर दें। फिर जब मैं 2 पुट करूंगी तो प्लस, मैंने प्लस में ही साथ में ही ऐड अप कर दिया, सेपरेट नहीं किया इसे, क्योंकि बाद में भी ऐड अप होना है, टोटल सिस्टम का है, ये पूरे सिस्टम का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं हैमिल्टोनियन की, इसलिए मैंने इसको एक ही स्टेप में सम अप कर दिया है ज्यादातर, वरना आपको 1 के लिए अलग करना पड़ता, वो आता आपका h1, 2 के लिए अलग करना पड़ता, वो आता h2, 3 के लिए अलग वो h3, फिर इन सबको आप सम अप करते फिर आपको टोटल वैल्यू मिलती इसकी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फिर आप उससे h के इक्वल पुट करते। तो मैंने ये स्टेप स्किप कर दिए हैं, मैंने इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दिया है कि सारी वैल्यूज हमारी एडअप हो रही हैं। तो जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा a2 मॉड स्क्वायर और e2 प्लस अप टू सो ऑन, मतलब कि n नंबर तक जा रहा है, मैंने ज्यादा वैल्यूज नहीं लिखी, यहाँ 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन, क्योंकि n नंबर तक जा रहा है तो आप अप टू सो ऑन लिख दें बस, प्लस का साइन लगा के आप इसको एंड सो ऑन कैरी कर दें। बट फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने ये तो कह दिया कि 14 इक्वेशन में हमारे पास E1 है, E2 है, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि जब हम हैमिल्टोनियन को कहते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में हमने कहा था कि हैमिल्टोनियन हमारे पास अगर नॉन भी होगा तो वो हमें एग्जैक्टली नॉन नहीं है, वो क्लोजली रिलेटेड जो स्टेट्स हैं हमें उसका हैमिल्टोनियन नॉन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल में जो एनर्जी चेंजेस है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। वहां से अगर हमें E2 की वैल्यू मिल जाए, E1 की वैल्यू मिल जाए, E3 की वैल्यू मिल जाए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को और वेरिएशनल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने आपको लास्ट जो कैलकुलेशन करवाई थी फाइन स्ट्रक्चर वाली, फाइन स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास लेट्स कंसीडर कि आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, आप इनको नाम दे देते हैं E1 का, E2 का, E3 का, E4 का, अप टू सो ऑन 5 तक जा रहे हैं। तो मैंने आपको वहां पर कैलकुलेशन में समझाया था कि अगर आपने एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये जो 1 है हमारे पास ये तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट है, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया। अब आपने फाइंड आउट करनी है एनर्जी E3 की, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी चेंजेस सॉरी आपने फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा E3 आपके पास किसके इक्वल आएगा, मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रही हूँ यहाँ तक, तो डेल्टा E3 आपके पास किसके बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, E3 माइनस E1 के। इसी तरीके से आप डेल्टा E2 इतना एनर्जी चेंजेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास E2 माइनस E1। इसी तरीके से आप अगर 4 का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा E4 माइनस E1। तो यही जो स्टेप मैंने आपको बताया है यही मैंने अप्लाई किए हैं एनर्जी चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर देखें डेल्टा E2 किसके इक्वल आ गया, E2 माइनस E1 के, E3 किसके इक्वल आ गया, E3 माइनस E1 के, डेल्टा E4 किसके इक्वल, E4 माइनस E1 के। तो यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यूज मुझे मिल गई हैं 15, 16, 17 की, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि मैं E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ,
मैं E3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, E4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसी तरीके से आप अगर ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें E5, E6, E7 वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो क्योंकि हमें बस पहली 2-3 सीरीज की वैल्यूज ही चाहिए होती है, तो हम वही फाइंड आउट करके अपनी वैल्यूज बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर आपके पास E2, अगर आप इस 15 इक्वेशन को लें, यहाँ से फाइंड आउट करें E2 की वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगी E2, और यहाँ से जो माइनस E1 है ये इधर जब जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, डेल्टा E2 प्लस E1 E2 के इक्वल। इसी तरीके से E3 जो है डेल्टा E3 प्लस E1, E4 जो है डेल्टा E4 प्लस E1। आपको वैल्यूज मिल गई E3, E2 और E4 की 18, 19 और इक्वेशन 20 में। अब हम इन्हें पुट कर देते हैं, जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी 14, इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास वैल्यूज थी ये तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए है। और यहाँ पर आ गया आपके पास A2 स्क्वायर डेल्टा E2 प्लस E1, और सो ऑन ऐसे ही होगा। अगर आपका E3 है, ये तो E2 था, आपके पास E3 है नेक्स्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा E3 प्लस E1। E4 है तो डेल्टा E4 प्लस E1। तो अप टू सो ऑन, मैंने बस दो टर्म्स लिख के अप टू सो ऑन लगा दिया है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब है ये जो A2 स्क्वायर है ये डेल्टा E2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये E1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर मैं इस टर्म को और ज्यादा लेंथी करने की बजाय इसे सिंप्लीफाई कर दूं, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिखने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसे n फॉर्म में लिखें और n की लिमिट अप्लाई कर दें कि 1, 2, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन वेरी कर रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा ए एन मॉड स्क्वायर ई एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन मॉड स्क्वायर की पावर एन डेल्टा ई एन प्लस ई एन। या मुझे इसको सिंप्लीफाई करके फिर मैं उसको मेंशन कर दूं, या एक तरीका ये है कि ऐसे ही जैसे ये इक्वेशन है इसमें ही एन अप्लाई कर दूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं फिर उसके ऊपर समेशन अप्लाई करूं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज थी ये तो हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें कि इक्वेशन 22 में मैंने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हुआ है। A2 मॉड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, फिर A2 मॉड स्क्वायर E1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो E1 है ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये मैंने स्टार्ट में ही बता दिया। तो इसी तरीके से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएं तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए मैंने 3 टर्म तक आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं nth की फॉर्म में, nth नंबर ऑफ जनरल फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ई एन, फिर मैंने समेशन अप्लाई कर दी एन के ऊपर और ए एन मॉड स्क्वायर आ गया, ये जो पहली वैल्यू थी हमारे पास। और इसी तरीके से जो अगली वैल्यू थी हमारे पास ये क्या आ जाएंगी मेरे पास, ए एन मॉड स्क्वायर और डेल्टा ई एन आ गया हमारे पास। डेल्टा ई एन आपको पता था चेंज के इक्वल था हमारे पास। डेल्टा ई एन का मतलब है डेल्टा ई टू, डेल्टा ई थ्री, डेल्टा ई फोर, उसको मैंने n कह दिया, और n की लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं कि वेरी कर रहा है 1 to n तक। तो यहाँ मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की, अगर आप लिमिट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट स्टार्ट से ही हम कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 जो है, मतलब E1 जो है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की ही हमारे पास वेरिएशनल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें ग्राउंड स्टेट ही है, तो इसका मतलब है मुझे ग्राउंड स्टेट को यहाँ पर लाजमी मेंशन करना चाहिए। तो E2 तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट नहीं थी, इसको हम n ही रहने देते हैं। E जो 1 थी हमारे पास वो ग्राउंड स्टेट थी, इसलिए मैंने इस टर्म में 1 को रिप्लेस कर दिया है। ये देखें E1 आ जाएगा, A1 मॉड स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने समेशन इस पर अप्लाई नहीं की क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राउंड स्टेट की वैल्यू ही चाहिए, सिर्फ एक स्टेट है हमारे पास। तो A1 मॉड स्क्वायर की जो वैल्यू है, अगर मैं इसे कंसीडर कर लूं कि ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, 1 वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, और ये हैमिल्टोनियन जो है ये E1 के इक्वल आ जाएगा, और प्लस जो सेकंड टर्म है आपके पास वो एज इट इज आ जाएगी। तो मैंने क्या किया कि अगर ये टर्म इसके इक्वल है तो रिप्लेस कर दे E1 को EGS के इक्वल। ये देखें EGS या E1 ही रहने दें, मर्जी है ये आपकी। E1 भी ग्राउंड स्टेट है, EGS भी ग्राउंड स्टेट है। मैंने इसे क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में EGS स्टार्ट में लिखा था, तो यहाँ पर प्रूफ का आपको सही पता चल जाए इसलिए मैंने EGS से रिप्लेस कर दिया है। और 1 वाली, ये वाली जो टर्म है आपकी 1 कंसीडर हो जाएगी।
और जो सेकंड टर्म है आपकी वो एज इट इज रहेगी। अब इस टर्म का मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 27 आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये जो हैमिल्टोनियन है ये हमारे पास दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। कैसे? ये जो सेकंड वैल्यू है, हो सकता है ये जो सेकंड वैल्यू है ये वही है हमारे पास एनर्जी चेंजेस जो मैंने आपको पीछे बताया, डेल्टा E2, मतलब E2 माइनस E1 है मेरे पास ये वाली वैल्यू। हो सकता है कि ये जो एनर्जी चेंजेस है ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए, अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस होता है स्टेट में, तो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगी। अगर अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तब, अगर नहीं है तो हम इसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। दो केसेस हो सकते हैं, दोनों सिचुएशंस को लेकर चलते हैं। अगर मैं ये कंसीडर करूं कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मैं इसे ले लेती हूँ अप्रोचेस टू जीरो, और मेरे पास टर्म बच जाएगी सिर्फ ये वाली एक टर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये इक्वल हो गई EGS के ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये अप्रोचेस टू जीरो ना हो, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो हमारे पास, तो फिर क्या होगा, हम इसे कंसीडर करेंगे। एक वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी, दोनों एड अप होकर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी कि हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी से, जो है उससे ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि हैमिल्टोनियन जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो या तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल हो सकती है या उससे ग्रेटर हो सकती है। तो यही जो स्टेटमेंट थी यही हमने प्रूव करनी थी, और यही स्टेटमेंट जो हमारे पास थी ये वेरिएशनल प्रिंसिपल की बेसिक स्टेटमेंट थी, जिसको हमने प्रूव कर लिया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लास्ट भी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ये जो आज हमने कवर किया है अपना टॉपिक वेरिएशनल प्रिंसिपल, इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको ये जो मेथड है ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।